आज हम एक ऐसे शहर की परतें खोलने जा रहे हैं जिसका नाम ही अपने आप में कविता है। हजारीबाग, मतलब हजार बागों का शहर। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस नाम के पीछे की कहानी से लेकर इसकी 10,000 साल पुरानी विरासत तक ले जाएगी। तो मतलब ये सिर्फ तथ्यों की एक सूची नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ की प्राचीन खगोलीय समझ, आज़ादी की लड़ाई के वो दिलचस्प किस्से, और वो कला जिसे अब दुनिया पहचान रही है। हाँ, ये सब मिलकर इस जगह की असली पहचान कैसे बनाते हैं। तो हमारा मकसद इन सभी धागों को जोड़कर हजारीबाग की एक पूरी तस्वीर बनाना है। चलिए, सबसे पहले उसी सवाल से शुरू करते हैं जो नाम सुनते ही दिमाग में आता है। क्या वहां सच में हजार बाग थे? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसका नाम फारसी के दो शब्दों से बना है, हजार और बाग। हाँ। लेकिन ये सिर्फ कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये असल में यहाँ की भौगोलिक सच्चाई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हजारीबाग छोटा नागपुर पठार पर है, लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर। ओके। तो इस ऊंचाई की वजह से यहाँ का मौसम हमेशा से बहुत सुहाना रहा है। घने जंगल, खूबसूरत पहाड़ियाँ और वो जो प्राकृतिक सुंदरता है। वही है असली हजार बाग। बिल्कुल, ये नाम बगीचों की गिनती नहीं, बल्कि यहाँ की कुदरती दौलत का प्रतीक है। मतलब नाम ही यहाँ के भूगोल का आईना है, और शायद इसी भूगोल ने इसे प्रशासनिक तौर पर भी इतना महत्वपूर्ण बनाया होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जिला मुख्यालय तो है नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन का मुख्यालय है। हेडक्वार्टर। हाँ, इसे एक तरह से इस पूरे क्षेत्र की राजधानी कह सकते हैं। और इस प्रमंडल में 7 जिले आते हैं: चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग खुद। तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक प्रशासनिक टैग है, या इसका असर शहर की पहचान पर भी पड़ता है? नहीं, इसका बहुत गहरा असर है। जब कोई शहर एक डिविजनल हेडक्वार्टर होता है, तो वो सिर्फ अपने जिले का काम नहीं देखता। अच्छा। वो 7 जिलों के लिए एक पावर सेंटर बन जाता है। हाँ। बड़े प्रशासनिक फैसले, पुलिस की रणनीति, विकास की योजनाएं, इन सब का नियंत्रण यहीं से होता है। तो शहर में एक अलग तरह की ऊर्जा और कह सकते हैं राजनीतिक दबदबा रहता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ज्यादा अफसरशाही नहीं, ये ज्यादा प्रभाव भी है। और जिले के अंदर का ढांचा कैसा है? जिले को 2 अनुमंडलों में बांटा गया है, एक हजारीबाग सद्र और दूसरा बरही। ठीक है। और इनके तहत कुल 16 प्रखंड या ब्लॉक आते हैं जो शासन को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। पर यहाँ की शहरी व्यवस्था की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि यहाँ नगरपालिका की स्थापना 1886 में हुई थी। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, जरा सोचिए, देश की आजादी से 60 साल से भी पहले यहाँ एक संगठित शहरी सरकार काम कर रही थी। कमाल है। ये बताता है कि हजारीबाग अंग्रेजों के लिए भी एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण केंद्र था, कोई दूर दराज का कस्बा नहीं। इसी नींव पर आज का नगर निगम खड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अतीत के फैसले आज की पहचान बनाते हैं। अब अगर हम समय में और पीछे जाएं, मतलब एक बहुत लंबी छलांग लगाकर, तो पता चलता है कि यहाँ की कहानी तो हजारों साल पुरानी है। और यही हजारीबाग का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक पहलू है। यहाँ के बड़कागांव प्रखंड में इसको नाम की गुफाएं हैं। इसको गुफाएं? हाँ, जहाँ चट्टानों पर उकेरे गए चित्र मिले हैं, और पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये चित्र करीब 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 10,000 साल पहले? ये तो वो समय था जब इंसान ने शायद ठीक से खेती करना भी नहीं सीखा था। वो क्या सोच रहे थे, क्या बना रहे थे इन चट्टानों पर? वो अपनी दुनिया, अपनी समझ को पत्थर पर उतार रहे थे। इन चित्रों में ज्यामितीय पैटर्न है, जैसे गोल, त्रिकोण। अच्छा, जानवरों के चित्र हैं। ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस दौर के इंसान के दिमाग में झांकने की एक खिड़की है। वो प्रतीकों में सोच रहे थे। और इसको से भी ज्यादा हैरान करने वाली जगह है पंखरी बरवाडिया के मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े पत्थर, पर ये सिर्फ बड़े पत्थर नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ये एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला है, एक तरह की एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। मतलब हमारे पूर्वज यहाँ पत्थरों के सहारे सूरज, चांद, तारों की चाल समझ रहे थे। ठीक है, ये पत्थर इस तरह से लगाए गए हैं कि साल के 2 खास दिन, कौन से? 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं, उन दोनों दिन सूरज की पहली किरणें एक खास पत्थर पर सीधी पड़ती हैं।
ये कोई संयोग नहीं हो सकता। वाकई। ये दिखाता है कि उस दौर के लोगों को खगोल विज्ञान की कितनी गहरी समझ थी। वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे। और शायद इसी असाधारण महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ा कदम है। वाकई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ। हाँ। उस दौर में हजारीबाग की क्या कहानी थी? जहां तक मैंने पढ़ा है, ये इलाका रामगढ़ राज्य के अधीन था और फिर मुगलों के प्रभाव में आया। हाँ, अकबर के समय इसे मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है रामगढ़ राजाओं की बदलती राजधानियां। अच्छा। हाँ, कभी बादम, कभी ईचाक तो कभी पद्मा। ये दिखाता है कि वो दौर राजनीतिक रूप से कितना अस्थिर था। सत्ता का केंद्र लगातार बदल रहा था। और फिर आई 1857 की क्रांति। हजारीबाग ने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ी। 30 जुलाई 1857 को रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद चतरा में एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें क्रांतिकारी नेता जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को पकड़ लिया गया और उन्हें चतरा के फांसी तालाब पर एक आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। वो पेड़ आज भी उस शहादत की गवाही देता है। और ये संघर्ष 20वीं सदी में और तेज हो गया। 1940 का साल तो हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक था। बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सोचिए, गांधी जी, नेहरू, पटेल, देश के तमाम बड़े नेता उस वक्त यहाँ मौजूद थे। लेकिन उसी वक्त उसी जगह पर एक और कहानी भी लिखी जा रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेताजी ने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया। मतलब एक ही शहर में दो अलग अलग विचारधाराएं। बिल्कुल। उनका मानना था कि अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं, सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता। तो एक ही समय पर आजादी की लड़ाई के दो अलग अलग रास्ते तय हो रहे थे। और यहाँ की सबसे नाटकीय कहानी तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होना। ये किस्सा किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। वो दिवाली की रात थी, 9 नवंबर 1942। जेपी अपने कुछ साथियों के साथ जेल में बंद थे। उन्होंने कई धोतियों को एक दूसरे से बांधकर एक लंबी रस्सी तैयार की। धोतियों से रस्सी? हाँ, यही तो उनकी सरलता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उसी रस्सी के सहारे वे जेल की ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले। इस एक घटना ने तो पूरे देश के क्रांतिकारियों में एक नया जोश भर दिया होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जेल तोड़ना नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था, एक खुली चुनौती थी। इतिहास की इन रोमांचक कहानियों से निकलकर अब जरा यहाँ की जमीन, जंगल और संपदा पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये पठारी इलाका है। हाँ, कनेरी हिल और सीतागढ़ा जैसी खूबसूरत पहाड़ियां हैं यहाँ, और दामोदर, कोनार, बराकर जैसी नदियां हैं जो यहाँ की जीवन रेखा हैं। और यहाँ के जंगल शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडुअस हैं। इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे जंगल जहाँ के पेड़ जैसे साल और महुआ पानी बचाने के लिए गर्मी के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ओह। ये प्रकृति का खुद को यहाँ के मौसम के हिसाब से ढालने का तरीका है। और इसी वजह से यहाँ 1955 में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य भी स्थापित किया गया। जी। और जमीन के ऊपर जंगल है तो नीचे खनिज। ये इलाका उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड का हिस्सा है। जी। ये नाम सुनने में भारी लगता है, इसका असल महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड्स भारत के सबसे बड़े अनछुए कोयला भंडारों में से एक है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक स्थानीय खदान नहीं, ये राष्ट्रीय महत्व का संसाधन है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही ये इस क्षेत्र के लिए पर्यावरण और सामाजिक विस्थापन जैसी बड़ी चुनौतियां भी लेकर आता है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। जहां जमीन के नीचे कोयला है, वहीं सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ के गुड़ को बढ़ावा दे रही है। कोयले और गुड़ का ये संगम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों के अनुसार यहाँ के गन्ने की खास किस्म और बनाने के पारंपरिक तरीके की वजह से इस गुड़ में एक अलग मिठास और खुशबू होती है। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये खनन उद्योग की छाया से बाहर निकलकर स्थानीय किसानों के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है। अब यहाँ के लोगों की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता दर लगभग 70% थी, जो राज्य के औसत से बेहतर है।
हाँ, और मुझे लगता है इसका सीधा संबंध यहाँ के शिक्षा की पुरानी परंपरा से है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी खास बात यहाँ की भाषा है। 61% से ज्यादा लोग खौठा बोलते हैं। खौठा, ये सिर्फ एक बोली नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस पूरे इलाके की आत्मा है। यहाँ के लोकगीत, कहावतें, कहानियां सब इसी भाषा में सांस लेती हैं। ये लोगों को उनकी जड़ों से जोड़कर रखती है। और इन्हीं जड़ों से जुड़ी है वो कला जिसे मई 2020 में जीआई टैग मिला, सोहराई और कोहबर। हाँ, ये यहाँ की आदिवासी महिलाएं अपने मिट्टी के घरों पर बनाती हैं और ये कला पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी है। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक बारीक सा फर्क है। कोहबर शादी ब्याह के मौके पर बनती है। कोह मतलब गुफा और वर मतलब दूल्हा। इसे शादी के कमरे में बनाया जाता है। कलाकार गीली मिट्टी की परत पर कंघी या अपनी उंगलियों से निशान बनाकर डिजाइन तैयार करती हैं। और सोहराई? सोहराई का संबंध फसल कटाई के बाद होने वाले पशुओं के त्योहार सोहराई से है। इसमें लाल, पीली, काली मिट्टी जैसे प्राकृतिक रंगों से जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे ये सब बनाए जाते हैं। ये प्रकृति के प्रति आभार जताने का एक तरीका है। इस कला को जीआई टैग मिलने का उन कलाकारों के लिए असल में क्या मतलब? ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट तो नहीं होगा? नहीं, ये एक सर्टिफिकेट से कहीं बढ़कर है। ये एक कानूनी सुरक्षा कवच है। इसका पहला फायदा तो यह है कि कोई और हजारीबाग के नाम से नकली कला नहीं बेच सकता। और दूसरा? दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे यहाँ के कलाकारों को उनके काम की सही पहचान और बेहतर कीमत मिलती है। ये उनकी कला का सम्मान है और उनकी आर्थिक सुरक्षा भी। तो ये कला और कलाकार दोनों को बचाता है। अब अगर कोई यहाँ घूमना चाहे तो उसके लिए सूरजकुंड एक बड़ा आकर्षण है। कहते हैं ये भारत का सबसे गर्म पानी का सोता है। हाँ, यहाँ पानी का तापमान 87 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब लगभग उबलता हुआ पानी। माना जाता है कि इसमें सल्फर की मात्रा होने की वजह से इसका पानी त्वचा रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आस्था और विज्ञान का संगम है। इसके अलावा शहर में हजारीबाग झील और कनेरी हिल भी हैं। लेकिन पर्यटन से ज्यादा शायद हजारीबाग की पहचान एक एजुकेशन हब के तौर पर है। बिल्कुल, इसकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी। 1899 में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना हुई, जो बिहार झारखंड का सबसे पुराना कॉलेज है। फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना और एक और अनोखी बात, 1949 में दामोदर घाटी निगम ने भारत का पहला मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं स्थापित किया। मतलब ज्ञान और शिक्षा की एक बहुत लंबी और मजबूत परंपरा रही है यहाँ। जी, और यही परंपरा इस जिले के भविष्य को भी आकार दे रही है। अंत में कुछ ऐसी परियोजनाओं पर बात करते हैं जो हजारीबाग का भविष्य तय कर रही हैं। जी, एक तो पंखरी बरवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना है। और दूसरी है कोनार सिंचाई परियोजना। ये एक बहुत बड़ी नहर परियोजना है जो 41 सालों से अटकी हुई थी। 41 साल? हाँ, सोचिए, एक पूरी पीढ़ी इंतजार में गुजर गई। लेकिन अब इस पर तेजी से काम चल रहा है। हाँ, और जब ये पूरी हो जाएगी तो हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह की 62,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। ये इस इलाके के हजारों किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। एक असली गेम चेंजर साबित होगा। तो हमने देखा कि हजारीबाग की कहानी कितनी परतों वाली है, 10,000 साल पुराने पत्थरों से लेकर आजादी की लड़ाई के किस्सों तक, और विश्व प्रसिद्ध कला से लेकर भविष्य को संवारने वाली परियोजनाओं तक। सही कहा।